गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना 8वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पादपों में खनिज पोषण, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पादपों में खनिज पोषण, ये जो अपना 8वां पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे कि पादपों में खनिज पोषकों की आवश्यकता के लिए हम कौन कौन सी विधियों को प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात हम ये जानेंगे कि पादपों को खनिज पोषकों के विषय में किस किस विधि द्वारा हम ये जान सकते हैं कि कौन से खनिज पोषक की कितनी मात्रा पौधे को चाहिए होती है। इसके अलावा इसी पाठ में हम पढ़ेंगे कि पादपों में कौन कौन से खनिज पोषक तत्व होते हैं, प्रकृति में मौजूद कितने पोषक पदार्थों में से कितने पोषक तत्व पादपों को चाहिए होते हैं और उनकी क्या क्या अनिवार्यता होती है, और उस तत्व की या खनिज पोषक की उपलब्धता तथा अनुपलब्धता का पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस सभी के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स वी स्टार्ट नाउ। पादपों में खनिज पोषकों की आवश्यकताओं के निर्धारण हेतु या अध्ययन हेतु हम जिन विधियों का प्रयोग करते हैं उनमें सबसे पहली विधि आती है पादप भस्म विश्लेषण प्रयोग। पादप भस्म विश्लेषण प्रयोग को हम अंग्रेजी में बोलेंगे एनालिसिस ऑफ प्लांट ऐश। ऐश मतलब भस्म। इसका शाब्दिक अर्थ यदि अपन देखें, पादप यानी पौधा, भस्म यानी राख होता है बच्चों, और विश्लेषण यानी उस राख के विषय में जानना। तो ऐसा प्रयोग करने के लिए हम एक ताज़ा पौधा लेते हैं और उस ताज़े पौधे को लेकर उसे अवन में, अवन जानते हैं आप सभी बच्चे, अवन जिसमें हम बाटी सेकते हैं, जिसमें हमारे घरों में बाटियां सेकी जाती है, वो अवन ही होता है बच्चों। तो वो अवन प्रयोगशाला में भी एक ऐसा अवन होता है। हम अवन में पौधे को लेकर और उसको 70 से 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे। सबसे पहले हम पौधे लिए, पौधे को लेकर अवन में 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया। ऐसा करने पर क्या होगा बच्चों, 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पौधे को गर्म करने पर पौधे में से जो जल था वो समस्त जल वाष्पीकृत हो जाएगा, यानी पौधा जलेगा नहीं, अपितु पौधे में से जो जल है वो वाष्प बनकर उड़ जाएगा। जब पौधे में से जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा तो अब पौधे को कहेंगे शुष्क भार वाला पौधा। अब इस शुष्क भार वाले पौधे को दूसरे स्टेप में हम लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाते हैं। जलाएंगे यानी जलाने से तात्पर्य है इसकी क्या बनाएंगे, पादप भस्म बनाएंगे। जो राख या भस्म बन गई है, इस भस्म का एनालिसिस करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, यानी इस भस्म में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, उन सभी तत्वों को हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। यदि अपन एनालिसिस करेंगे तो विश्लेषण करने पर हमें वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ऑक्सीजन, ये तो हमें इसमें नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें अवाष्पशील तत्व
जो हैं वो बचे हुए रहेंगे, यानी जो भाप के रूप में नहीं बदले हैं ऐसे तत्व बचे रहेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, उनको एक एक को ज्ञात करेंगे, तो इस विधि को कहेंगे पादप भस्म विश्लेषण प्रयोग। ये पादप भस्म विश्लेषण प्रयोग के माध्यम से हम पादपों में खनिज तत्वों की उपस्थिति का तो ज्ञान कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से खनिज तत्व मौजूद हैं उनकी उपस्थिति का तो ज्ञान हो सकता है, लेकिन कौन सा तत्व की क्या उपयोगिता है और उसकी अनिवार्यता क्या है इसके विषय में ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसलिए ये इस विधि की एक कमी है। आपसे पूछा जाए कि पादप भस्म विश्लेषण प्रयोग की कमी क्या है, तो कमी क्या है कि ये तत्वों की केवल उपस्थिति को ज्ञात करवाती है, उसकी अनिवार्यता और उपयोगिता को निर्धारित नहीं करती है। इसके बाद में दूसरा प्रयोग है बच्चों बालू संवर्धन प्रयोग। बालू संवर्धन प्रयोग, जिसको अपन बालू को अंग्रेजी में बोलते हैं सैंड, SAND, सैंड। संवर्धन का अंग्रेजी शब्द होगा कल्चर, CULTURE, कल्चर, और प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट। अब हम पादप भस्म विश्लेषण प्रयोग को समझ चुके हैं, उसके बाद बालू संवर्धन प्रयोग को समझें। तो इसके लिए हमें कुछ बालू या रेत चाहिए। अब इस रेत को सर्वप्रथम हम लेकर और HCl से निर्जमीकृत या स्टेराइल करते हैं। निर्जमीकृत करने का मतलब यदि रेत को हम HCl में डाल देंगे तो HCl जो है एक प्रबल अम्ल होता है, जिसके कारण से उस रेत में मौजूद बैक्टीरिया आदि नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा होने पर वो बालू निर्जमीकृत कहलाएगी। अब रेत को HCl से निर्जमीकृत जब कर लिया तो निर्जमीकृत करके इसको पानी से धो लेते हैं, साफ पानी से, और फिर धोकर इसको सुखा लेते हैं। पहला काम जब हमने इसको निर्जमीकृत किया और दूसरा इसको धोकर क्या कर लिया, सुखा लिया। अब इस रेत में प्रयोग अनुसार का मतलब है बच्चों कि हम इस रेत में अलग अलग प्रकार के पौधे उगाते हैं। इस रेत में कुछ पौधे तो ऐसे उगाए जाते हैं जिनमें जो जल दिया जा रहा है उस जल में सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि पौधे को ये सभी पोषक तत्व चाहिए। अब कुछ पौधों को हम ऐसे जल उपयोग करवाते हैं, कुछ पौधे को ऐसा जल उपयोग करवाते हैं जिसमें कुछ पोषक तत्वों की न्यूनता रहे। मान लीजिए बच्चों, इसको ऐसे समझें आप कि मान लीजिए हमें मकान बनाने के लिए रेत चाहिए, यानी बजरी चाहिए, सीमेंट चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार में तो तीनों चीज़ों को मिलाकर चुनाई कर दिए। अब एक बार में हमने पानी नहीं मिलाया और केवल बजरी को और सीमेंट को ही मिलाया, दूसरी बार में बजरी और पानी को ही मिलाया और तीसरी बार में सीमेंट और पानी को ही मिलाया, तो तीनों स्थितियां अलग अलग हो गई। तो क्या जो तीनों चीज़ों को मिलाने पर जो मजबूती का मकान बनेगा, क्या उन तीनों को अलग अलग करने पर मजबूती का मकान बनेगा? क्या नहीं बनेगा ना। ठीक इसी प्रकार से पौधे जो हैं वो भी तत्वों की न्यूनता होने पर स्वयं के अंदर कुछ लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। तो बालू संवर्धन प्रयोग, बालू यानी रेत, कल्चरिंग मतलब जिसको हम प्रयोगशाला में करेंगे, तो प्रयोगशाला में कुछ तत्वों की न्यूनता करके हम उनकी कमी को इसमें देखते हैं। तो जो कमी यहाँ ऊपर वाले पादप भस्म विश्लेषण प्रयोग में रह गई थी कि कौन से तत्व की अनिवार्यता क्या है और कौन से तत्व की कितनी उपयोगिता होनी चाहिए, इसके विषय में हमें बालू संवर्धन प्रयोग दर्शाता है। तो ये दूसरा प्रयोग हो गया बच्चों बालू संवर्धन प्रयोग। अब बच्चों वर्तमान समय में क्वेश्चन अपने बनता है, ये क्वेश्चन आया भी है कि वर्मीकुलोपोनिक्स क्या होता है। वर्तमान में क्योंकि बालू जो है वो सब जगह उपलब्ध हो ऐसा संभव नहीं है, तो इसलिए बालू के स्थान पर एक वर्मीकुलाइट नामक एक पदार्थ होता है। वर्मीकुलाइट का उपयोग करते हैं। इस पदार्थ की विशेषता होती है कि ये हल्के भार वाला और रासायनिक रूप से अक्रिय पदार्थ होता है। रासायनिक रूप से अक्रिय पदार्थ होने के कारण से
ये किसी के साथ भी सामान्यतः क्रिया नहीं करेगा और उस स्थिति में वो ही कार्य करेगा जो कि यहाँ पर निर्जमीकृत रेत ने किया था। तो इसके उपयोग को ही वर्मीकुलोपोनिक्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्मीकुलोपोनिक्स एक विधि है, एक प्रोसेस है जिसमें बालू के स्थान पर वर्मीकुलाइट का उपयोग करके पौधे को संवर्धित किया जाता है। इसके बाद में तीसरी विधि है जल संवर्धन विधि। जल संवर्धन विधि ये बालू संवर्धन विधि के समान ही है, लेकिन जल संवर्धन विधि में बालू या वर्मीकुलाइट का कोई उपयोग नहीं करेंगे, अपितु पौधे को डायरेक्ट जल के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध करवाकर और उसकी अनिवार्यता और उपयोगिता को निर्धारित करेंगे। इस जल संवर्धन विधि को हम एक नया नाम देंगे जिसको कहेंगे हाइड्रोपोनिक्स विधि। कौन सी विधि? हाइड्रोपोनिक्स। परीक्षा में हमसे 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं। ध्यान रहे, इस पाठ में से 1 नंबर का एक प्रश्न आवश्यक रूप से आएगा, इसलिए छोटे प्रश्नों को बड़े ध्यान से नोट करें। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है कि पौधों में अनिवार्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं और उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए बच्चों, प्रकृति में लगभग 105 तत्व जो है वो खोजे जा चुके हैं। इनमें से लगभग 60 तत्व पौधों में उपस्थित होते हैं, लेकिन इन 60 तत्वों में से भी केवल 17 तत्वों को अनिवार्य तत्वों की श्रेणी में रखा गया है या अनिवार्य पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। इन अनिवार्य पोषक तत्वों को हम अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटेंगे, एक वृहत पोषक तत्व और एक सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहत पोषक तत्व वे होंगे जिनकी 1 से 10 मिलीग्राम प्रति केजी शुष्क भार में गणना करने पर जिनका वजन 1 से 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम आए वो वृहत पोषक तत्व कहलाते हैं, और दूसरे जिनका वजन 1 मिलीग्राम से कम आए वो सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। तो वृहत पोषक तत्व जो हैं ये 9 हैं बच्चों: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इसी प्रकार से सूक्ष्म पोषक तत्व 8 है बच्चों: फेरम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, निकिल और बोरोन। अब बच्चों, कंपटीशन में एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको कैसे याद रहेंगे कौन से वृहत पोषक तत्व हैं, कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर 2 यहाँ और 1 यहाँ अंडरलाइन कर रखा है। आप जो है सामान्यतया ऐसा ही देखने को मिलेगा। यदि आप वृहत पोषक तत्व पूछे जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये सब सिंगल वर्ड्स में आ रहे हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्व देख रहे हैं तो ये सब डबल वर्ड्स में आ रहे हैं। यदि आप सिंगल के याद नहीं करके केवल डबल के 2 याद रखें कि मैग्नीशियम और कैल्शियम इज ए वृहत पोषक तत्व एंड इधर से बोरॉन इज ए सूक्ष्म पोषक तत्व, तो आपकी समस्या का समाधान मेरे हिसाब से हो जाएगा। आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इनसे ही आपका काम चल जाएगा। इसके बाद में हम इन पोषक तत्वों को फिर से 3 से 4 कैटेगरी में बांटते हैं। इनमें से संरचनात्मक पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हैं। इनको अपन संरचनात्मक पोषक तत्व इसलिए बोल रहे हैं बच्चों क्योंकि ये जो हैं ये सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इन सबको बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। दूसरा है ऊर्जा से संबंधित पोषक तत्व। ऊर्जा जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल, ये सब ऊर्जा के स्रोत हैं। तो एटीपी के रूप में जो ऊर्जा बनती है उसमें मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जो है इसका प्रमुख योगदान होता है, इसलिए ऊर्जा से संबंधित जो तत्व हैं वो है फॉस्फोरस और मैग्नीशियम। इसके बाद में है एंजाइम सक्रिय तत्व, यानी एंजाइमों को सक्रिय करने वाले तत्व जो कि एंजाइमों के सक्रिय या निरोधक के रूप में कार्य करते हैं। वो हैं Mn, Mg, Zn और Mo, यानी मॉलिब्डेनम, जिंक, मैग्नीशियम और मैग्नीज। और
परासरणीय संतुलक तत्व जो हैं वो दो होते हैं, पोटेशियम और क्लोरीन। इसके बाद में एक क्वेश्चन और हमसे पूछा जाता है कि खनिज तत्व कौन से हैं और अखनिज तत्व कौन से हैं। तो अखनिज तत्व ऐसे तत्व जिनको भूमि से प्राप्त नहीं किया जाता या जो तत्व भूमि में मौजूद नहीं होते हैं वो अखनिज तत्व, और जो खनिज तत्व जो भूमि में मौजूद होते हैं, मृदा में मौजूद होते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वह वायुमंडल में प्रचुरता में मौजूद है लेकिन पौधों को मिलती मृदा से ही है। अतः हम कह सकते हैं कि अखनिज तत्वों की श्रेणी में मुख्यतया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही आता है, लेकिन हम नाइट्रोजन को भी अखनिज तत्व ही मानते हैं। और शेष बचे जो 14 तत्व हैं वो सभी खनिज तत्वों की श्रेणी में आएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही बच्चों, आप इस पाठ को ठीक से याद करें और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि जो बच्चे इस वीडियो को देखने से वंचित रह रहे हैं उन तक भी ये वीडियो अधिक से अधिक पहुंच सके। ऐसा प्रयास मेरे द्वारा भी हो रहा है, आप भी ऐसा प्रयास करें कि ये वीडियो जो है अधिक से अधिक लोग बच्चों को पहुँचे और उनको इस कक्षाओं का लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।